गुड मॉर्निंग अगेन। अब हम नर्व फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर में पहुंच गए हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यूरल ट्रांसमिशन, तंत्रिकीय संचरण, है ना। पिछले लेक्चर में हमने नर्व कंडक्शन पढ़ा, यानी तंत्रिकीय कोशिकाओं में किस प्रकार से आवेश के संचालन की क्रिया होती है, किस प्रकार से जो विद्युत आवेश है वो तंत्रिका में साइटोन से शुरू होकर के उसके डेंड्रॉन तक, मतलब एक्सॉन के थ्रू एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसे जाते हैं, हमने इसकी चर्चा करी थी। अब आज हम ये देखेंगे कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस प्रकार से जो न्यूरल मैसेज है, जो तंत्रिकीय संदेश है, किस प्रकार से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है। दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, ठीक है ना। क्योंकि घर में जैसे बिजली का तार होता है तो क्या होता है, जहां दो तारों को जोड़ना होता है हम क्या करते हैं, उसके खोल करके तारों को आपस में मिला करके और उसको थोड़ा सा ये वो कर देते हैं, रैप कर, मतलब क्या करते हैं, थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। तो यहाँ ट्विस्टिंग जैसा कुछ नहीं होता, यहाँ एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ जंक्शन है। दो तंत्रिकाओं के बीच में क्या होता है, एक अलग प्रकार का जंक्शन है और उस जंक्शनल पॉइंट पर एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में किस प्रकार से न्यूरल मैसेज या तंत्रिकीय संदेश पहुंचता है, उसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर हम जान ले, हालांकि मेरे ख्याल से ये हम आपको कई बार पहले बता भी चुके हैं, बट लेट अस सी अगेन। सपोज करिए कि दिस इज वन न्यूरॉन, राइट। ये क्या है, एक न्यूरॉन है और ये आपको दूसरा न्यूरॉन दिख रहा है। लेकिन इन दोनों न्यूरॉन के बीच में क्या होता है, एक जंक्शनल पॉइंट आपको दिख रहा है। देखिए ये इस न्यूरॉन का साइटोन है, ये एक्सॉन है, और एक्सॉन जाकर के कहाँ एंड होता है, वो एंड होता है बहुत सारे ऐसे डेंड्राइटिक, जिसको हम टीलोडेंड्रॉन कहते हैं, डेंड्राइटिक ब्रांचेज में एंड होता है ना। और वो डेंड्राइटिक ऑर्गन कहाँ जाके टच होते हैं, वो टच होते हैं साइटोन की सतह पर, दूसरे तंत्रिका के साइटोन के या जो सेल बॉडी होती है उसकी सतह पर। अब इसको अगर हम थोड़ा सा एनलार्ज करके देखें, जैसे अभी मैं इसमें से फॉर एग्जांपल मैं किसी सिर्फ एक सिंगल डेंड्रॉन की बात कर रहा हूं, तो एक सिंगल डेंड्रॉन है, देखिए ये इस वाले तंत्रिका का है और ये इस वाले तंत्रिका की सेल बॉडी है। ये डेंड्रॉन आता है, डेंड्रॉन आगे थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा स्वेल कर जाता है, आगे एक फूली हुई संरचना दिखाई पड़ती है। और दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हो, एक फूली हुई संरचना आपको यहाँ दिखाई पड़ रही है ना, एक फूली हुई संरचना यहाँ दिखाई पड़ रही है। और दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो है सेल बॉडी का सरफेस है। और इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एट दिस प्लेस, इन दोनों के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में आपको एक गैप दिखाई दे रहा है। और इस गैप को हम क्या बोलते हैं, इस गैप को हम बोलते हैं सिनेप्स। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली हमने आपको ये स्लाइड दिखाई। अब ये देखिए कि हाँ ये है, ये टीलोडेंड्राइट्स है और ये दूसरे कोशिका का जो साइटोन है उससे निकलने वाले न्यूरॉन्स हैं, उसके साथ इनका जंक्शन या तो सेल बॉडी से होगा या फिर उस सेल बॉडी से जो कुछ और जो डेंड्राइट्स निकल रहे हैं उसके साथ ये किस प्रकार से जुड़ते हैं, वो यहाँ फोटो दिखाया गया है। तो इम्पल्सेस आर एबल टू क्रॉस सिनेप्स इन फ्रॉम वन टू अनदर न्यूरॉन। जैसे इस मान लीजिए कि ये वाला न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन का डेंड्राइट है, अब इस न्यूरॉन से इसको दूसरे न्यूरॉन में जाना है, तो ये क्या करते हैं, एक से दूसरे में कैसे मैसेज जाता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। तो न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज फ्रॉम द नर्व एक्सॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन का टर्मिनल है देखिए यहाँ पर, और डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन है रिसेप्टर, इसके ऊपर दूसरा रिसेप्टर होता है। और यहां से क्या होता है कि इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलता है और दूसरे के रिसेप्टर पे जाता है। चलिए इसको हम अगले में देखते हैं। तो यहां आप क्या देख रहे हो कि बेसिकली
एक मान लीजिए कि ये क्या है, ये पहला वाला न्यूरॉन है और ये वो न्यूरॉन है जिससे कि ये अटैच हो रहा है। ये आप देख रहे हो कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है कि दिस इज टर्मिनल एक्सॉन है, टर्मिनल एक्सॉन का ये पार्ट है। इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, बहुत सारे आपको वेजाइकल्स दिख रहे हैं, बहुत सारे थैलियां दिखाई दे रही है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। इन थैलियों में कुछ एक रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, केमिकल मीडिएटर्स भरे होते हैं, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। और दूसरा वाला है ये एक दूसरे न्यूरॉन का एक डेंड्राइट्स है या फिर सेल बॉडी का पार्ट हो सकता है। और इसके बीच में देखिए एक पतली सी दरार जैसी संरचना है। मतलब कहने का मतलब कि जब हम बिजली के तार को एक दूसरे से जोड़ते हैं तब तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे यूं ऐड करके उसको हम मिला देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है कि देयर इज अ गैप, देयर इज अ क्लेफ्ट बिटवीन टू न्यूरॉन्स। और वो जो गैप होता है वो कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 20 नैनोमीटर का एक गैप दो न्यूरॉन्स के बीच में होता है। अब होता क्या है कि यहाँ से यहाँ तक तो जैसे कल की क्लास में हमने बताया कि नर्व एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हुआ तो यहाँ से यहाँ तक तो जो तंत्रिकीय मैसेज है वो कंडक्शन के जरिए चला आया, जो हमने नर्व कंडक्शन कल पढ़ा था। अब सवाल ये है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से एक कोशिका से दूसरे कोशिका में ये कैसे जाएगा, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। तो ये सिनेप्टिक बल्ब है, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये सब बता चुके हैं हम आपको, ये लेवलिंग आ रही है। एनीवे, तो ये देख रहे हो आप, ये क्या है, ये टर्मिनल एक्सॉन है नीचे। तो ये प्री सिनेप्टिक वाला पार्ट ये है, और ये बीच में सिनेप्स है, और ये जो बाद वाला जो मेम्ब्रेन है इसको हम प्री पोस्ट सिनेप्टिक कहेंगे। मतलब जो तंत्रिका अपना मैसेज लेके आई, उसका जो टर्मिनल एक्सॉन था वो तो उसका जो मेम्ब्रेन है उसको ये, चूंकि ये सिनेप्स से पहले आता है, इसको हम प्री सिनेप्टिक कहेंगे और बाद वाले को पोस्ट सिनेप्टिक कहेंगे। तो इस प्री और पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में जो ये गैप है, ये इस गैप में कैसे, इस गैप में किस प्रकार से यहाँ से, एक सेकंड बेटा, इस गैप में किस प्रकार से यहाँ तक, ये इसे यहाँ तक जो मैसेज आता है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस से नहीं बल्कि एक रसायन के जरिए जो न्यूरल मैसेज है ट्रांसमिट होते हैं, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको केमिकल ट्रांसमिशन है और इसको न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। इनका जो निर्माण होता है वो होता है गोल्जी बॉडी में। तो आप देखिए कि ये यहाँ पर क्या, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बने हुए हैं, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, ये रसायनों का निर्माण होता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स का, जिसको आप तंत्रिकीय संचारक कह सकते हैं। और वो फिर क्या होता है कि आपको ये पता है कि गोल्जी बॉडी में जो कुछ भी बनता है वो जो सिंथेसाइज होती है चीजें, संश्लेषित होती हैं, वो क्या होते हैं, बाहर एक थैली नुमा संरचना में रैप करके बाहर निकाली जाती है। तो ये सारे के सारे ये जो गोल्जी के वेजाइकल्स हैं जिसके अंदर की ये न्यूरोट्रांसमीटर्स भरा पड़ा है, और यही न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेंगे कि वो तंत्रिकीय संवाद को एक से दूसरे में भेजेंगे। ये सिनेप्टिक बल्ब, चलिए कोई बात नहीं। देयर आर डजन्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर्स तो एक दर्जन तरह के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो हैं। एक का नाम जो मैं बता रहा हूं, एक है एसिटाइल कोलिन और दूसरा है नॉर एड्रीनालिन, जिसको हम नॉरेपिनेफ्रिन भी कहते हैं। तो एसिटाइल कोलिन जो होता है, ये इसमें क्या लिखा हुआ है, यूज्ड इन वॉलेंट्री, मतलब कि जो ऐच्छिक कार्य जो भी करता है हमारा शरीर, जो भी ऐसा कार्य जो हमारी इच्छा के अनुसार संचालित होता है, तो वो सारा मोटर न्यूरॉन्स वाला काम जो होता है ये वॉलेंट्री कहलाता है। और ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करता है। या फिर जो हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसके पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ काम करता है। अब आपको पता है कि अगर हम ऐच्छिक या अनैच्छिक नियंत्रण में अपने शरीर के जो न्यूरल फंक्शंस हैं उसको देखें, तो
दो प्रकार के होते हैं। कुछ क्रियाएं हमारे शरीर में होती है जो हमारे ऐच्छिक नियंत्रण में होती है, जैसे हम हाथ हिला सकते हैं, बोल सकते हैं, आंखों की पुतलियां ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं है। जैसे हम अंधेरे से बाहर आते हैं तो हमारी पुतलियां क्या होती है, अचानक से सिकुड़ने लगती हैं। किसी भी खाने के पदार्थ को देख करके अच्छा खाना हो तो हमारा सैलिवा या क्या कहते हैं लार निकलने लगती है ना। किसी भी खतरे की स्थिति में या एक्सरसाइज की स्थिति में हमारा हार्ट बीट तेज हो जाता है, या खाना जाने के बाद हमारे स्टमक में क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूसेज जो होते हैं वो स्रावित होने लगते हैं। ये सारी क्रियाएं जो हैं वो हमारे ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं है। सो इस प्रकार का नर्वस सिस्टम का वो वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक सिंपैथेटिक और दूसरा पारासिम्पैथेटिक, यानी कि अनुकंपी और परानुकंपी। अब पारासिंथेटिक और सिंथेटिक में अंतर ये होता है कि जो पारासिम्पैथेटिक है शरीर का हमारे, वो क्या होता है कि उसका जो कंट्रोल होता है वो हमारे गर्दन वाले हिस्से में जो स्पाइनल कॉर्ड है ना वहां से होता है, वहां के स्पाइनल कॉर्ड से होता है। जबकि जो सिंपैथेटिक वाला भाग है वो क्या होता है कि हमारे छाती वाले भाग के नीचे, पीठ से लेकर के नीचे तक जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके वहां से नियंत्रित होता है। और दूसरी बात यह है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे शरीर को किसी भी रक्षा की स्थिति में या किसी आपात स्थिति में क्या होता है कि हमको लड़ने की क्षमता देती है। इसको हम कहते हैं जो फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं ना, कि लड़ना और भागना, इस तरह का सिचुएशन जहां हो, अचानक से कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो उस कंडीशन के लिए हमारा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। जबकि जो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका काम ये होता है कि वो हमारे शरीर की समस्थिति को बनाता है। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया, हमें भागना पड़ा तो हमारा हार्ट बीट तेज हो गया, या हमारे सांस तेज चलने लगी। अब वो चीजें नॉर्मल भी होनी चाहिए, तो उस नॉर्मल करने का काम कौन करता है, पारासिम्पैथेटिक करता है। इसलिए अगर सिंपैथेटिक नर्व हमारे पुतलियों को फैलाता है तो पारासिम्पैथेटिक उसको कंस्ट्रिक्ट करता है। जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है वो हमारी क्या होता है, सेलिब्रेशन को कम करता है, दूसरा सेलिब्रेशन को बढ़ाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को तेज करता है, पारासिम्पैथेटिक उसको स्लो करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, लेकिन जो पारासिम्पैथेटिक है होता क्या है कि जो सिंपैथेटिक है वो ये करता है कि हमारे शरीर को किसी भी आपातकाल की परिस्थितियों के लिए कार्यकी के हिसाब से फिजियोलॉजिकली वो हमें तैयार करता है। और पारासिम्पैथेटिक क्या करता है कि वो हमारे शरीर की समस्थिति को बनाए रखने के लिए जो पैरामीटर्स बॉडी के एबनॉर्मल हो गए उसको वापस नियंत्रण में लाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एसिटाइल कोलिन है वो दो प्रकार के तंत्रिकीय नियंत्रण का काम करता है। एक तो तंत्रिकीय चीजों को एग्जीक्यूट करने का या उसका क्या कहते हैं उसका काम करता है। एक होता है वॉलेंट्री और दूसरा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जबकि जो नॉरएड्रेनालिन है वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम आता है। इसके अलावा भी कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिसकी हम बात करेंगे। तो देखिए मामला बहुत सिंपल है। ये कोई एक्सॉन टर्मिनल है पहले वाले न्यूरॉन का, जहां पर कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ चार्जेज यहाँ तक पहुंचा है। यानी कि अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ना कि जो नॉर्मली ये न्यूरॉन्स जो होते हैं पोलराइज कंडीशन में होते हैं, फिर डिपोलराइज होता है सोडियम के आने से, फिर क्या होता है रिपोलराइज होता है पोटेशियम के जाने से, फिर वो रेस्टिंग पोटेंशियल में आता है। तो ये जो ध्रुवित और अध्रुवित अवस्था की जो एक तरंग चलती है ना, वो तरंग पहुंचती है यहाँ। वो तरंग जब डिपोलराइजेशन वाली यहाँ पर पहुंचती है तो क्या होता है कि यहाँ के पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं। पोटेशियम चैनल खुलने के बाद क्या होता है कि आपको पता ही है कि ये जो थैलियां हैं ये बनी है किससे, ये गोल्जी बॉडी से निकली है। और इसके अंदर कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि हो सकता है इसमें नॉरएपिनेफ्रिन हो या एसिटाइल कोलिन हो या डोपामीन हो, गाबा हो, कुछ भी हो, इसमें भरा हुआ है। अब ये थैलियां यहां पर स्रावित हो, इसके लिए जरूरी है कि ये थैली का जो है इसके मेम्ब्रेन के साथ जाकर के फ्यूज हो जाए। यानी इस थैली का जो मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, जैसे ये थैली है और ये क्या होगा यहाँ के मेम्ब्रेन के साथ जाके जुड़ जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा,
इसके बीच का ये जो है ना, ये बीच में, जैसे ये थैली है यहाँ, एक सेकेंड, ये थैली थी यहाँ जाकर के इस मेम्ब्रेन से जुड़ गई, जुड़ने के बाद दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप खत्म हो गया और इससे यहाँ पर रिलीज हो गया। लेकिन ये थैली के जुड़ने के लिए जो ये फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन है, इसके लिए यहाँ पर कैल्शियम आयन का हाई होना जरूरी है। और ये कैल्शियम आयन कब हाई होगा? जब बाहर से कैल्शियम इसमें आएगा। बाहर से कैल्शियम कब आएगा? जब पीछे से डीपोलराइजेशन का वेव आएगा। तो डीपोलराइजेशन का वेव आया, कैल्शियम के चैनल खुले, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सिनेप्टिक वेजाइकल्स है, ये जो थैलियां हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है और फिर ये दोनों थैलियां आपस में मिल करके यहाँ खुल जाती हैं, जिसकी वजह से ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ से रिलीज होते हैं। रिलीज होकर के क्या होता है कि जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यानी कि दूसरा जो न्यूरॉन है, उसका जो डेंड्राइटिक पार्ट है वहां पर, या सेल बॉडी का पार्ट है, वहां पर क्या आता है, वहां पर बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं। यानी ये वो प्रोटीन है जो किसी विशेष प्रकार के केमिकल को पहचानते हैं और उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये रिसेप्टर जैसे ही यहाँ के, ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे यहाँ के लगेगा ना, तैसे ही एक प्रकार का ये स्टिमुलस आएगा यहाँ पर। उस स्टिमुलस की वजह से क्या होगा कि फिर सोडियम के गेट खुल जाएंगे और अंदर तेजी से सोडियम रस करेगा, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि डीपोलराइजेशन की क्रिया शुरू होगी। और फिर डीपोलराइजेशन की क्रिया के बाद रीपोलराइजेशन कैसे होता है, ये सारी की सारी कथा आप कल वाले लेक्चर में सुन चुके हो। तो चलिए एक बार मैं पढ़ देता हूं कि द मेम्ब्रेन डीपोलराइजेज, यहां पर मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन का वेव आ गया, जिसकी वजह से कैल्शियम के चैनल खुल गए। कैल्शियम चैनल कॉजेज सिनेप्टिक वेजाइकल कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर टू फ्यूज विद द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो सिनेप्टिक वेजाइकल था, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर गया, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया। न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स विद द रिसेप्टर ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जाके बाइंड हो गया, जिसकी वजह से कैटायन चैनल यानी कि सोडियम के चैनल खुल गए और सोडियम तेजी से अंदर आने के कारण जो इसका रेस्टिंग पोटेंशियल था नेगेटिव वाला, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और फिर क्या होगा, आगे की क्रिया आपको पता है, मेम्ब्रेन डीपोलराइजेज एंड द एक्शन पोटेंशियल इज इनिशिएटेड, यानी एक्शन पोटेंशियल जो होता है शुरू हो जाता है। और होता क्या है कि एक बार सपोज करिए कि जैसे न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज, अब ऐसा नहीं होगा कि ये न्यूरोट्रांसमीटर अनंत काल तक यहाँ बना रहेगा और रिसेप्टर को प्रभावित नहीं करता रहेगा। फिर तो आगे जो है वो पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन का वेव दूसरी तंत्रिका में खत्म ही नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि एक बार न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया, पर कुछ मिली सेकेंड के अंतराल पे क्या होता है कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे एसिटाइल कोलिन अगर आया है तो एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज नाम का जो एंजाइम है उसको समाप्त कर देगा, इट वुड बी ब्रोकन डाउन या फिर डिफ्यूज हो जाएगा। तो ये यहाँ से इसकी आयु भी ज्यादा दिन तक रहती नहीं। ये मेरे ख्याल से मैं आपको बता चुका, आई डोंट नीड टू रिपीट दिस। अब होता क्या है कि जब हम नर्वस सिस्टम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस आपको बताया था, नहीं कि जो न्यूरॉन्स के जो क्या कहते हैं जॉइंट टर्मिनल होता है और किस प्रकार से वो किसी नर्व पर जाकर जाता है, किसी मसल्स के साथ, मसल्स के मेम्ब्रेन के साथ कैसे जुड़ता है, वो हमने पूरी कहानी आपको बताई थी। तो यहाँ जो नर्व्स होते हैं जो मसल्स पे जाके लगते हैं उसको हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं, और जहां पर जाकर के लगता है उसको हम मोटर प्लेट कहते हैं, सिंगल मोटर न्यूरॉन, और जो सिंगल मसल फाइबर है जिसमें जाता है उसको मोटर यूनिट कहते हैं। तो ये हम बता चुके हैं आपको पहले ही। और क्रिया विधि इसकी वैसे ही होती है जैसे कि दो न्यूरॉन्स के बीच थी। आप देख रहे हो कि यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ये बेसिकली क्या है कि सिंगल मसल क्या कहते मसल फाइबर है। इस मसल फाइबर पर जाकर के ये टीलोडेंड्रॉन लगा और इसने जो मसल्स को वैसे ही स्टिमुलेट किया, उद्दीपित किया और जिसकी वजह से कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया हुई थी। तो ये जो हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था तो ये हम पूरे डिटेल में पढ़ चुके थे, इसको मैं चर्चा नहीं करूं तब भी चलेगा। और बाकी ये कहानी हम आपको बता चुके कि किस प्रकार से कैल्शियम गेटेड चैनल खुलता है, वहां से फिर जो सिनेप्टिक वेजाइकल से प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है,
फिर वहां से वो रिसेप्टर के साथ जुड़ता है और फिर आगे चीजें होती हैं। तो सेम थिंग ये यहाँ भी है, ठीक है। ये वही मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए यहाँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा, जहां भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहां पर ये एक ये देखिए कि ये वाला जहां मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं, ये इसका क्या है, टर्मिनल एक्सॉन है। नीचे ये मसल्स का फाइबर है और मसल का फाइबर जहां का टर्मिनल एक्सॉन के से लगता है, इसको हम क्या कहेंगे, इस एरिया को हम कहेंगे दिस वुड बी कॉल्ड एज मोटर एंड प्लेट। इसको हम क्या कहेंगे, मोटर एंड प्लेट। और क्रियाविधि वही है, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, इसके रिसेप्टर पर लगेगा और रिसेप्टर पर लगने के बाद क्या होगा कि फिर इसके पश्चात मसल कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया होगी। तो यही क्रिया न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में होती है और यही क्रिया दो तंत्रिकाओं के बीच जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है उसके क्रॉस भी तंत्रिकीय मैसेज को पास करने में मदद देती है। दूसरे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा था करीब दर्जन प्रकार के हैं। अब दर्जन तो मैं बता नहीं सकता आपको अभी, लेकिन एक हम एसिटाइल कोलिन की बात कर दिया हमने। ये ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे एसिटाइल कोलिन ही काम करता है और ये मसल्स को एक्टिवेट करता है। दूसरा डोपामीन है जो हमारे मिड ब्रेन से निकलता है, ये हमारे बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बैलेंस को कंट्रोल करता है। इपिनेफ्रिन ये सिनेप्टिक सिस्टम का पार्ट है, जो फाइट एंड फ्लाइट वाला सिचुएशन है, जो स्ट्रेस वाला कंडीशन है, जो आपातकालीन परिस्थितियां होती हैं उससे जुड़ा होता है। सीरोटोनिन ये हमारे दिमाग को क्या कहते हैं कि एक शांत रखने में, नींद आने में, है ना, अच्छी फीलिंग देने में, है ना, ये सारा सीरोटोनिन काम आता है। ये भी हमारे मिड ब्रेन, फ्रोन्स और मेडुला में सीक्रेट होता है। एंडोर्फिन्स वो चीज है जो हमारा मूड एलिवेटर्स है, ये पेन रिलीव करता है और हमारा मूड अच्छा रखता है। जैसे आप अपने मोबाइल पर किसी अपने दोस्त का मैसेज पढ़ रहे हो या कोई फनी जोक आ जाता है, या मोबाइल पर आप जब सर्फिंग करते हो व्हाट्सएप मैसेजेस, उस समय आपके मन की जो स्थिति होती है वो इस वजह आपको बड़ा मजा आता है। वो मजा इसलिए आता है कि दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली रिलीजेस एंडोर्फिन्स, ठीक है, जबकि दूसरी एक्टिविटीज में वो एंडोर्फिन्स रिलीज नहीं होते, इसीलिए आपको चीजें बोझ लगती हैं। फिर होता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी एक बड़ा पोटेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन से निकलता है, ये हमारे मेमोरी स्टोरेज में काम आता है। उसी प्रकार से ये सारे के सारे, कुछ तो इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर्स वो होते हैं जो स्टिमुलेटरी होते हैं, यानी उद्दीपन का काम करते हैं। कुछ इनहिबिटरी भी होते हैं। इनहिबिटरी मतलब एक से दूसरे न्यूरॉन के बीच के मैसेज को ब्लॉक करने का काम भी करते हैं, और उसमें से गाबा नाम है, गामा एमिनोब्यूटिक एसिड वगैरह, तो वो भी काम आते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में आप भविष्य में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेंड्राइट होता क्या है, अब वो ये पूरा ओवरव्यू है कि ये जैसे ये न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन से यहाँ तक नर्व कंडक्शन गया इन डेंड्राइटिक, ये जो टर्मिनल एक्सॉन है, यहाँ तक जब ये डिपोलराइजेशन पहुंचता है तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर से रिलीज होगा, रिलीज करके फिर आगे जाएगा, है ना। ये सारी कहानी हम आपको बता चुके, और इसमें जो साल्टेटरी मूवमेंट की क्या भूमिका होती है हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको मैं आपको रिपीट नहीं करने जा रहा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।